नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इन्वायरमेंट के क्लास में। साथियों अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। यह दोस्तों, अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें, अभी तक हमने इन्वायरमेंट का कितना टॉपिक कवर कर लिया साथियों, तो यह आपका 8वां नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का अलग से प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ पे आकर सारे के सारे क्लासेस देख लेंगे। अभी तक हमने जितने भी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के जो हमने आपको सिलेबस बताया था साथियों, उसमें हमने जो हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म कर लिया है पूरा का पूरा। इसके बाद ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो थोड़ा बहुत पोर्शन है आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, ये आपके सुपर टेट तक काम आने वाला है। चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट दें, आराम से इसमें बैठ सकते हैं। और किसी अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, तो वहाँ पे भी बहुत काम देने वाला है। और चाहे जिस भी टेट का एग्जाम देना चाहते हैं बच्चों, आप दे सकते हैं। देखिए, बशर्ते आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक बने रहिए, सारी वीडियोस फॉलो करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सारे जो क्लासेस के हमने पीडीएफ दे दिए हैं, इस सब के पीडीएफ दे दिया गया है बच्चों। थ्योरी के पूरे पीडीएफ बच्चों को दे दिया गया है। तो आप करंट हेवन के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, बच्चे ज्वाइन हो जाइए वहाँ पर। आप लोग वहाँ पर लगभग 500 बच्चे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए। और आप लोग की दया भाव रही तो यह वीडियो जरूर वायरल होगा और आप लोग के चलते ही और सारे प्रशिक्षुओं का भी फायदा होगा साथियों। तो सारे फ्री क्लासेस, हिंदी और मैथ के क्लासेस खत्म हो चुके हैं। जितने भी आपके यूपी टेट, सुपर टेट के क्लासेस हैं और प्लस सी टेट के, तो वह हिंदी और मैथ जो पूछा जाता है खत्म हो गया है। रोज़ रात में 9 बजे आपकी हिंदी की लाइव टेस्ट होती है बच्चों। टॉपिक वाइज टेस्ट आज 7वें नंबर का होगा, आप लोग जरूर आइएगा साथियों। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों क्लास को। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले वायुमंडल के बारे में साथियों। वायुमंडल से तभी सभी लोग परिचित होंगे और हम लोग भी एक वायुमंडल में ही रहते हैं। याद रखें साथियों, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वायुमंडल में, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। हम 10 क्वेश्चन ऐसे भी लाए हैं जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट में पूछे गए हैं, तो उसको भी देखेंगे। और अनेक एग्जाम में भी पूछे गए हैं, जैसे कि बीपीएससी में भी पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न भी लाए हैं क्योंकि यह बहुत ही अहम रोल रखने वाला टॉपिक है आपका सारे एग्जाम्स के लिए। तो आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा। तो जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है साथियों, ऊपरी परत मतलब ये देख रहे हैं वायुमंडल का कितने लेयर हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 6 लेयर भी हो जाते हैं। तो 6 लेयर कैसे होते हैं, एक एक चीज़ हम आपको बताते चलते हैं, सारी बातें आप नोट करते चलिए साथियों। एक एक लेयर के मतलब एक एक लेयर को सेपरेट लेकर भी हम बात करेंगे, किसमें किस लेयर में क्या क्या संभावनाएं होती हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, सब पर हम बात करेंगे। आप लोग बस लिखते चलिएगा। तो वायुमंडल की ऊपरी परत जो होती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एरोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिए सभी विद्यार्थियों, एरोलॉजी। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं साथियों। लेकिन अगर निचले परत की बात करता है तो उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी साथियों। क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी, मीटरियोलॉजी करके कहा जाता है, मेटेरोलॉजी, METEROLOGY, मेट्रोलॉजी कहते हैं साथियों। इसके पहले हमने क्लास जो लिया था उस पर सौर मंडल पे लिया था, कल वाला। जो बच्चे कल वाला देखे होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ पे जो डाउट होगा थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एरोलॉजी, मेट्रोलॉजी। एरोलॉजी उसको कहते हैं जो ऊपरी परत होती है वायुमंडल के, उसको उसके अध्ययन को कहते हैं। और मेट्रोलॉजी साथियों कहते हैं निचली परत के अध्ययन को कहते हैं। बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, हमारा वायुमंडल है साथियों, पूरा का पूरा 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है साथियों, 10,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है, जिस वायुमंडल में हम लोग रहते हैं साथियों। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से 4 प्रमुख गैस हैं। मुख्य रूप से तो बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो 4 मेजोरिटी में गैस हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%। कितना साथियों, 78% हमारे वायुमंडल में केवल और केवल दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक 7 वाला जो तत्व है हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। इसी प्रकार से हमने कल जो सोलर सिस्टम आपने पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था जो आपका ग्रह है, कौन सा प्लेनेट, अरुण वाला प्लेनेट साथियों, वह हरे रंग का दिखता है। क्यों दिखता है, उसका कारण है साथियों, हरे रंग का दिखने का कारण यह है कि उसमें पूरे के पूरे जो होते हैं मेथेन पाए जाते हैं। मेथेन हो गया और गैसों की बहुत ज्यादा मात्रा होती है उसमें, इस वजह से वो हरे रंग का दिखता है ना। इसके बारे में हमने चर्चा किया था, आप लोग जरूर देख लेंगे। 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें साथियों, ऑक्सीजन की, तो बाकी 20.9 लगभग 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है आपके इन्वायरमेंट पे, आपके वायुमंडल में साथियों। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना पाया जाता है साथियों, CO2 यह अभी 0.03% हो गया है साथियों, याद रखिएगा। पहले यह 0.01% के आसपास था, लेकिन इसकी जो CO2 का दोस्तों लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है हमारे वायुमंडल में।
इसी का कारण हम आगे देखने को मिलेगा हमको दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी वीडियो में क्लियर करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है सबके बारे में। बस आप लोग देखते चलिए लास्ट तक, बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तब जाके सारी चीजें एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी। इसके बाद ऑर्गन दोस्तों, चौथा मेजोरिटी में जो हमारे वायुमंडल में गैस पाया जाता है उसका नाम है ऑर्गन। ऑर्गन दोस्तों, ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है साथियों, ऐसा एलिमेंट है। ये होता है 0.9% होता है हमारे वायुमंडल में साथियों। 0.9% मतलब बहुत बड़ा मेजोरिटी रखता है साथियों, याद रखिएगा 0.9% ये हमारे इन्वायरमेंट पे पाया जाता है साथियों। उसका नाम है मुख्य गैसों में आ जाता है दोस्तों, इसका नाम है आर्गन, ठीक है ना। और बहुत सारे गैस हैं, पॉइंटों में पाए जाते हैं, बहुत प्रकार की गैस हैं, तो ये 4 तो प्रमुख है, आप इसे याद रख लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें हमारे वायुमंडल का जो तापमान है दोस्तों, और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परत पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 परत हैं आप लिखिएगा। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं साथियों? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। देखिए ये हमारा हमने पृथ्वी बनाया है, ये पृथ्वी बनाया है, इसके ऊपर हम लोग हैं, मतलब कि यह वाला जो लेयर है यही इसी में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, करेंगे डिस्कस। पहला हमारा जो परत है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, कभी कभी इंग्लिश में लिख कर आता है ऐसे, इंग्लिश वाला वर्ड ऐसे लिख कर आ जाएगा, देखिएगा ट्रोपोस्फीयर। तो आप ना चाहकर भी आपको याद करना ही पड़ेगा यह वर्ड, ठीक है ना। कैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको, 5 लेयर हमने बताया कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब इन सबको इंग्लिश में भी बोलते हैं। पहले हिंदी में क्षोभ मंडल, हमने हमारे साथ बोलिए, क्षोभ मंडल पहला, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बहिर्मंडल। साथियों यह यूपी पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सुपर टेट में मैचिंग करने के लिए आ जाएगा, पहला परत कौन सा है, दूसरा लेयर कौन सा है, मैच करिए। तो कूट वाला प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको साथियों, आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिए। अब देखिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। एक बार फिर से बोल लीजिए आप लोग, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इसके बाद ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये हो गया साथियों। अब दोस्तों याद रखिए अर्थ के लेयर वाइज हम लोग पढ़ते हैं, अर्थ का लेयर पढ़ते हैं, हर एक लेयर के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्षोभ मंडल। क्या हेडिंग लगाएंगे? क्षोभ मंडल। फटाफट हेडिंग लगा लीजिए और उसमें लिखते चलना है, हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे, आप सभी लोग लिखते चलेंगे। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, यह हमारे पृथ्वी से पहला क्रम, पृथ्वी से, जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर यह पहला है, पहला हमारा है जो मंडल, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर साथियों, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों याद रखिए, इसमें लिखिएगा यह पूरी है हमारा यहाँ से यहाँ तक, यह पूरा का पूरा लंबाई हमारा क्या है? ट्रोपोस्फीयर साथियों याद रखिएगा, जो इसकी लंबाई होती है, मतलब इसका जो ऊंचाई है कितने किलोमीटर तक है पूछा जाता है, तो बता देंगे दोस्तों यह 18 किलोमीटर तक फैला है। हमारे पृथ्वी के क्रस्ट से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? 18 किलोमीटर से साथियों याद रखिएगा, 18 किलोमीटर तक हमारे पृथ्वी के क्रस्ट से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है, यानी ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया था कि क्षोभ मंडल को, या फिर यह पूछा गया था किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। तो याद रखिए उसमें चारों ऑप्शन थे, पांचों, मतलब 4 ऑप्शन थे इसमें से, उसमें पूछा गया था किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। तो याद रखिए क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, लिख लिए। अब आगे देखिए दोस्तों, यह भी हो गया। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले साथियों, यही मंडल एक ऐसा मंडल है साथियों, क्षोभ मंडल, इस मंडल में जलवायु से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का उठना, तमाम मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं साथियों, बहुत ही आपको पता होगा, बहुत भयंकर तरीके से हवाएं चलना हो गया, तूफान, आंधी तूफान, ये सब के सब जितनी घटनाएं घटती हैं मौसमी रूपी, जो मानव को क्षति पहुंचा सकती हैं, तो दोस्तों वो कहाँ पे होगा? क्षोभ मंडल में होगा। सर कैसे याद करेंगे, कभी कभी भूल जाता है। तो इस तरह से अगर बोला जाए आदमी कहाँ पे रहता है, तो बोलेंगे सर हम आदमी तो जमीन पे रहता है, जमीन से सबसे पहला सटा हुआ कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है, यानी कि क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं हमको देखने को मिलता है जो मौसम के रूपी होते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर बोला जाए डेंसिटी किस मंडल का होता है, किस परत का होता है, तो याद रखिए साथियों जो आपका क्षोभ मंडल है यानी ट्रोपोस्फीयर है, इस मंडल की डेंसिटी यानी घनत्वता सबसे अधिक होती है। घनत्व यानी डेंसिटी, जैसे बात करें पानी, एक बाल्टी आप पानी ले लीजिए, एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, एक कागज ले लीजिए, ठीक है,
अब आप कागज को भी पानी में छोड़िए और लोहे को भी पानी में छोड़िए, तो लोहा तो डूब जाएगा पानी में, लेकिन कागज तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि कागज का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी के कंपेयर में कम है, इस वजह से पानी में वो डूबा नहीं, तैरता रहा। ठीक है ना। अगर लोहा डूब गया तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा थी, किससे? पानी से, इस वजह से वो क्या रहा दोस्तों? डूब गया। ये चीज याद रखेंगे। तो डेंसिटी कैसे पता किया जाता है? आप पता कर सकते हैं पानी के माध्यम से। इसके बाद साथियों एक चीज और लिखिएगा, अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दोस्तों, वैसे वैसे डेंसिटी थोड़ी सी कम होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है साथियों। याद रखिएगा, एक लिमिट के बाद टेम्परेचर समान हो जाता है। हम सारी बातें चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों हर 3 किलोमीटर कहा जाता है, हर 3 किलोमीटर पर क्षोभ मंडल के बाद हर 3 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर भी बढ़ता है। और कल हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, उसमें भी जब हम धरती के नीचे जाते हैं तब भी हर 3 किलोमीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों साथियों। पहले 1-1 किलोमीटर पे बढ़ता है, फिर 3-3 किलोमीटर पे बढ़ता है, फिर 5-5 किलोमीटर पे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है ना। तो याद रखिए, इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं और इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है क्षोभ मंडल के साथियों। और इसमें एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, यह होना चाहिए, जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों याद रखिएगा, जो क्षोभ मंडल है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव हमको किसमें देखने को मिलेगा, आप खुद बताइए। जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, जिसमें ऑक्सीजन होगा, जिसमें बहुत सारी गैसेस होंगी, उसी में तो देखने को मिलेगा हमको। तो सारी गैसेस हमारे कहाँ पाई जाती हैं? इसी मंडल में ना पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में ही ना भाई सबसे अधिक गैसें, क्योंकि सर्वाइव आदमी जो कर पाता है क्षोभ मंडल में ही कर पाता है साथियों। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। याद रखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को दोस्तों। हमारे वायुमंडल के चारों तरफ, हमारे वायुमंडल के चारों तरफ एक मोटा आवरण है, वह बहुत सारे गैसों से मिलकर बना हुआ है। यह कैसे आता है अभी हम बताते हैं, लेकिन आप पहले जान ले, नाइट्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दोस्तों याद देखिए, नाइट्रोजन, CO2, CO2, इसके बाद है दोस्तों वाष्प, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन भी बोल लीजिए, और आपका जलवाष्प हो गया, जलवाष्प, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी होता ही है इसमें, ऑक्सीजन तो रहेगा ही। इसके बाद जलवाष्प, 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 जलवाष्प साथियों। इसके बाद मेथेन, मेथेन CH4 जिसे बोलते हैं, मेथेन CH4 साथियों। मैक्सिमम जो गैसेस होते हैं वह उत्तरदायी होते हैं हमारे वायुमंडल को, हमारे वायुमंडल के चारों तरफ एक मोटी परत बनाने में। तो यह सारे गैसेस मिलके हमारे वायुमंडल के चारों तरफ एक मोटी परत बना देते हैं साथियों, एक मोटी परत बना देते हैं, जिससे कि पृथ्वी के अंदर आया हुआ सूर्य से जितनी किरण होती हैं वह वापस नहीं जा पाती हैं। जब वापस नहीं जा पाती हैं तो वह एक मीडियम से लड़ने के बाद, यानी कि जो इनका इन गैसों द्वारा बनाया गया आवरण होता है उससे लड़ने के बाद वो नीचे आ जाती हैं फिर से। और ये क्या काम करती है, हमारी पृथ्वी को एक्स्ट्रा हीट दे देती हैं। जब एक्स्ट्रा हीट देती हैं तो हमारा पृथ्वी जितना गर्म होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है। और बस इसी तापमान के इंक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं साथियों। और इससे ही हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, बाढ़ आने लगते हैं, और हमारे पानी जो होता है उसका लेयर बढ़ जाता है साथियों। अगर यह घटनाएं कम हो जाती हैं, होनी तो चाहिए, देखिए यह घटना जो है साथियों हमारे इन्वायरमेंट में अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर रहना सर्वाइव, मतलब पृथ्वी पर रहने लायक योग्य जगह ही नहीं रहेगा साथियों, पृथ्वी रहने योग्य जगह ही नहीं बचेगा। क्योंकि अगर बोला जाए तो साथियों ग्रीन हाउस गैस ही हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसको, अगर यह ना होता, समझ लीजिए पहले ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर ना होता साथियों, तो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है -18 डिग्री हो जाता, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। अब -18 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने योग्य जगह है, बताओ आप? नहीं ना भाई, अगर लद्दाख में ही आप चले जाते हो तब वहाँ पे नहीं रह पाओगे, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे रह सकते हो बता दो? नहीं रह सकते साथियों, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और यहाँ पे मानव का सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है होना चाहिए, और ये हमारे जीवन में सबसे बेहतरीन रोल रखता है साथियों। अगर नहीं होगा तो बहुत सारी सिस्टम्स हमारे बिगड़ जाएंगे और तबाहियाँ फिर से आ जाएंगी। जिस प्रकार से डायनासोर वाले जो एक जीवन था डायनासोर का, उस समय वाला सेशन जो था साथियों, वो फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट न हो ऐसा संभव है ही नहीं। अगर होना बंद हो जाता है तो हमें सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता, यानी होना भी चाहिए और ज़्यादा संख्या में नहीं होना चाहिए। अच्छा, यह होता क्यों है साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस? आपको पता होना चाहिए। हमारे एक दोस्तों घर में जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गए, है ना,
और बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि हमारे एक मिनट है, ये तो दूसरी चीज़ है, हम उसको बताते हैं साथ में, वो दूसरा चीज़ है, वो यूवी किरण से रिलेटेड है, जो हमारे क्षोभ मंडल को, जो हमारे ओजोन मंडल को खराब करती है, वो दूसरी चीज़ है, अभी बताते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपको समझ में आया, मतलब क्यों घटती है? क्योंकि जो प्रकाश किरणें होती हैं इन्वायरमेंट पे आ जाती हैं, फिर इन्वायरमेंट से निकल नहीं पाती हैं, फिर से वापस से लड़के फिर इन्वायरमेंट में आती हैं, हमारे वायुमंडल को पूरा गर्म कर देती हैं। गर्म करने की वजह से पूरा इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है और हमको एक घटना देखने को मिलता है। उस घटना को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट्स करते हैं साथियों, जो कि हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, बस इतनी बातें। यह घटना किस मंडल में होता है तो बता देंगे तो साथियों, क्षोभ मंडल में होता है। बस इतनी बातें याद रखिएगा। अब देखिए एक दो चीज और, ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण गैस अगर आपसे बोल दिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण गैस, तो याद देखिए साथियों CO2। अगर CO2 ना होता, CO2 होना तो चाहिए इन्वायरमेंट में, 0.03% तो है हमारे इन्वायरमेंट में, इससे थोड़ा सा कम अगर होता 0.02%, तब भी सुचारू रूप से चलता। 0.01% होता तो थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाती। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अगर लेकिन इससे ऊपर होने लगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं इन्वायरमेंट में साथियों। तो याद रखना, CO2 होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, जितना उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है CO2 जितना ऑक्सीजन इंपॉर्टेंस रखता है। यानी कि अगर CO2 कम होगा तो टेम्परेचर कम होने लगेगा हमारे पृथ्वी के साथियों, और यहाँ पर रहना संभव नहीं होगा, दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो याद देखिए, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखने वाला गैस कौन सा है तो बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड साथियों। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं साथियों, यह तो हमारे फेफड़े के लंग्स में जाता है, सीधे ब्लड से रिलेशन बना लेता है, और ब्लड में जो DNA होता है साथियों, उससे बहुत तेज अटैचमेंट हो जाता है इसका, और हमारे जो नलियाँ होती हैं उसको लॉक कर देता है। सांस की फेफड़े की जो नली होती है उसको लॉक कर देता है। क्योंकि दोस्तों आप सुनते होंगे ठंडी के दिनों में बुढ़वा बुढ़िया बहुत ज़्यादा मरते हैं। क्यों? तपता तापते हुए घर में रख लेते हैं जलाकर, होता है अंगीठी वगैरह, जिससे धुआं वगैरह पूरा घर में फैल जाता है, जिससे कि आप सुनते होंगे ठंडी के दिन में पेपर में निकल गया आज बुढ़वा यहाँ से फरार है, कहाँ? ऊपर चला गया। तो ये बुढ़वा क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि पता है दोस्तों, ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो धुआं होते हैं, जो अधजले लकड़ी होते हैं, जो अधजला जैसे कि कोयला होता है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, और हमारे आँख में, हमारे नाक के थ्रू, हमारे लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में जाने के बाद हमारे फेफड़ों को लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और यही गैसेस सबसे तेज हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। घुलने की वजह से हमारी मौत कर देते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी कर देते हैं साथियों। ठीक है ना, और आदमी का देहांत हो जाता है। तो याद रखेंगे, ये हो गया। दोस्तों एक चीज़ और लिखिएगा, ग्रीन हाउस गैस के कारण क्षोभ मंडल परत सबसे गर्म होता है, ये बात भी याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस के कारण कौन सा मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है तो बता देंगे क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है साथियों। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे दोस्तों क्या होता है, जो हमारे क्षोभ मंडल मतलब टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा साथियों, ग्रीष्म ऋतु में साथियों, जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, उसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, इसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, आप इसे याद रखेंगे साथियों। अब चलते हैं समताप मंडल की तरफ। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, यहाँ से आप 100% मान लो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यह है हमारा समताप मंडल साथियों। दोस्तों याद रखिएगा, संवहन मंडल को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के क्रस्ट से 18 किलोमीटर ऊंचा पर है, याद रखिएगा साथियों। अब यहाँ से 18 से, यानी कि पृथ्वी के बेस से यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा पाया जाता है समताप मंडल, याद रखेंगे साथियों। और यहाँ से जो यह वाला ऊपर की तरफ है, यानी कि 50 में से 18 माइनस करेंगे तो 38 कितना 32 बचेगा। 32 किलोमीटर की ऊंचाई में हमारा पाया जाता है दोस्तों समताप मंडल। इस समताप मंडल 32 किलोमीटर की ऊंचाई में साथियों, अगर नीचे से देखा जाए 10 किलोमीटर तक, नीचे से 10 किलोमीटर तक यह वाला एरिया बहुत ही, मतलब कि एक तरह से वायुयान के लिए बहुत ही उचित स्थान है उड़ने का। यानी कि जहाज किस मंडल में उड़ता है, एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है तो बता देंगे समताप मंडल में उड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती ही नहीं है, समझ गए। यहाँ पर मौसमी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें, यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती ही नहीं है, यानी कि तापमान समान होता है। किस मंडल का तापमान समान होता है बताएंगे दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। नाम से ही पता चल रहा है गुरु कि समताप मंडल का जो टेम्परेचर है वह बराबर होता है। इस वजह से जितने भी जहाज होते हैं वह यहाँ से, मतलब कि क्षोभ मंडल के ऊपरी छोर से 10 किलोमीटर तक उड़ते हैं समताप मंडल में। दोस्तों 10 किलोमीटर के बाद एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन मंडल।
दोस्तों याद रखिए, कभी कभी साइंटिस्ट मतलब कि कभी कभी एग्जामिनर जो होता है साथियों आपसे पूछ लेता है कि बताइए इसमें से आपको बताइए कितने लेयर होते हैं हमारे वायुमंडल में। तो आपको 5 आंसर देकर ऑप्शन में 6 दिया होता है और लास्ट ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया होता है। दोस्तों यह पीसीएस का क्वेश्चन है और आपके सुपर टेट में भी बनेगा। याद रखना, जो पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं वह सुपर टेट के लिए रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं, मतलब रिवाइज जरूर होते हैं, है ना। याद रखिएगा साथियों, बहुत बार ऐसा हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे तो इसमें 6 लेयर हो जाएंगे उस कंडीशन में। क्यों सर, क्यों 5 तो अभी आप बोले हैं, फिर 6 कैसे हो गए? 6 इस वजह से साथियों, जो ओजोन मंडल है उसको एग्जामिनर ओजो मंडल के नाम से बुलाता है। यानी कि क्षोभ मंडल था या पूरा समताप मंडल था, तो समताप मंडल में ही ओजोन लेयर की वजह से उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, उस माध्यम को ओजो मंडल बोलते हैं। ओजो मंडल तो पूछा जाता है आपसे कि ओजो मंडल किस मंडल में पाया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है साथियों। तो बता देंगे समताप मंडल में ओजोन की स्थिति जो होती है वही ओजो मंडल की स्थिति कहलाती है। ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखेंगे साथियों। नीचे से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में दोस्तों हमारा ओजोन लेयर फैला हुआ है। यह बात भी पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी बोल देंगे। पूछा जाता है आपके कि क्रस्ट से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर साथियों आपका मिल जाता है ओजोन मंडल। तो बताएंगे 50 किलोमीटर के आसपास में साथियों हमारा ओजोन मंडल है। इस ओजोन मंडल का सबसे बेहतरीन काम यह होता है साथियों, जितनी भी हमने कल बताया था, जो बच्चे सौर मंडल नहीं देखे थे वो देख लेंगे। जितनी भी किरणें होती हैं सूर्य से आने वाली, जैसे यूवी, अल्ट्रावायलेट किरण हो गए, दृश्य किरण हो गए, अवरक्त किरण हो गए, यक्स, गामा, ये सब जितने किरणें होती हैं वह सूर्य से निकलती हैं। परावैंगनी को अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं साथियों उसको हमारा यही मंडल करता है दोस्तों, वापस भेज देता है, यानी कि परावर्तित, इसे तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ से लड़ने के बाद वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और वापस चला जाता है। बाकी जितने अवरक्त किरणें होती हैं, कुछ दृश्य किरणें होती हैं, वो हमारे वायुमंडल में इंटर कर जाती हैं। यही इंटर करती हैं जब साथियों, तो वही ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमको कारण देखने को मिल जाता है। बाद में जब बादल वादल छा जाता है तो आप बोलते हैं बहुत उमस हो गया। वह बादल नहीं होता है, दरअसल वह बहुत प्रकार की गैसेस होती हैं जिसका लेयर बन जाता है हमारे वायुमंडल में, है ना। तो याद रखिए साथियों, जो क्षोभ मंडल है यह हमारा अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करने के काम आता है। और इस पे क्षरण देखने को मिला दोस्तों, अंटार्कटिका, जो दक्षिण आपका ध्रुव है, वहां पर आप देखने को सुने होंगे साथियों, वहां पर छिद्र एक है इसी मंडल में, ओजोन मंडल में। कहाँ पे पृथ्वी पर कहाँ छिद्र पाया गया है, तो बताएंगे दोस्तों अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, आर्कटिक वाले में नहीं, नॉर्थ ध्रुव पे नहीं साथियों, नॉर्थ वाले पे नहीं, कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव में पाया गया साथियों। याद रखेंगे दक्षिणी ध्रुव के जस्ट ऊपर दोस्तों ओजोन मंडल में छिद्र देखने को मिला है। कहा जाता है कि जो कोरोना आया था 2020 में, उसमें भरपाई उसकी हो गई है, कहा जाता है, लेकिन पता नहीं, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं और हम भी मान भी लेते हैं, मानना भी चाहिए भाई, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं तो मानना तो जायज़ है। इसके बाद साथियों याद रखिएगा एक बात और, इस लेयर की कहानी हो गई। इस लेयर की कहानी अब याद रखिए साथियों, जो अल्ट्रावायलेट मतलब जो हमारा क्षोभ मंडल है, एक मिनट, ओजोन मंडल, जो हमारा ओजोन मंडल है साथियों, ओजोन मंडल है, इसको हानि किससे किससे होती है, किन गैसों से इसकी हानि होती है साथियों। याद रखिएगा, जो हम लोग एयर कंडीशनर चलाते हैं, रूम क्लीनर जो हो गया, इसके बाद साथियों फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, सबसे ज़्यादा हानि दोस्तों इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से दोस्तों हमारे वायुमंडल में जो ओजोन मंडल है साथियों, इसको बहुत ज़्यादा हानि होती है और यह घटने लगता है। और बाकी आपको पता है जैसे पिघलेगा वैसे हमारा वायुमंडल तहस नहस होने लगेगा साथियों। अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही इन्वायरमेंट में आ जाएंगे साथियों, तो कोई बहरा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, इस तरह से मिलने लगेगा। स्किन के कैंसर ज़्यादा लोगों को होने लगेंगे साथियों। स्किन कैंसर जो होता है, जो आप समझ सकते हैं, स्किन कैंसर लोगों को बहुत ज़्यादा होने लगेगा और लोगों को बहुत ज़्यादा डिजीज़ होने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलने लगेंगी। बस इतना था इस मंडल के बारे में, आप याद रख लेंगे साथियों, पूछा जाता है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं साथियों, आ जाते हैं हम लोग मध्य मंडल, यानी कि आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आ जाते हैं मेसोस्फीयर पर। मेसोस्फीयर साथियों याद रखिएगा, जो आपका 50 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र, यानी कि यह पूरा का पूरा 30 किलोमीटर का क्षेत्र है। यानी कि क्रस्ट से अगर देखेंगे तो पूरी इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 किलोमीटर है। इस 80 किलोमीटर के दायरे के बाद दोस्तों जो 50 किलोमीटर के ऊपर वाला क्षेत्र है, यह पूरा का पूरा मध्य मंडल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर साथियों। इस मंडल की सिर्फ एक घटना बहुत ही उचित लगी हमें, बहुत अच्छा है साथियों, यह पूछा जाता है और बहुत अच्छा काम यह करता है दोस्तों। अगर दोस्तों यह मंडल न होता तो बताओ, पहले तो बताओ आप, हमारे पृथ्वी अंतरिक्ष में रहे दोस्तों। हमारी पृथ्वी कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। कहाँ पर साथियों? अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में होने की वजह से साथियों आप बताओ, अंतरिक्ष में क्या हमारी केवल पृथ्वी ही है? नहीं ना, बहुत ज़्यादा उल्का पिंडे हैं। जैसे हमने बताया था कल वाले सेशन में कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में
छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह की स्थिति पाई जाती है, लाखों करोड़ों की संख्या में है, जो कि इन दोनों ग्रहों के बीच में घूमते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार के छोटे छोटे बहुत ज़्यादा टुकड़ी हैं पर पत्थर के, जो कि बहुत उल्काएं बहुत बड़े बड़े हैं साथियों, ऐसी बात नहीं है बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब कि अगर पृथ्वी से टकरा जाएं तो पृथ्वी को तहस नहस कर सकती हैं, मतलब इतना बड़ा बड़ा पावरफुल हैं। लेकिन वह सब ग्रह नहीं है, एक तरह से उल्का पिंडे उन्हें बोला जाता है। अगर वैसे ही सारे पिंड दोस्तों हमारी पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी भी अंतरिक्ष में है और वह सब भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, अगर पृथ्वी से टकरा जाती है तो पृथ्वी का तहस नहस हो जाता है साथियों। तो याद रखना, ऐसे पिंडों को नष्ट करने का काम कौन करता है? हमारा मध्यमंडल करता है। बस इतनी बातें इससे याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है ऐसे पिंडों को जो हमारे पृथ्वी पे टकराने के बाद पृथ्वी को नष्ट कर दे, तहस नहस कर दे, ऐसे पिंडों को, एस्ट्रॉयड्स को, तुच्छ पिंडों को जो नष्ट करने का काम करता है दोस्तों, कौन करता है? तो बता देंगे हमारा मेसोस्फीयर करता है, यानी कि मध्यमंडल करता है साथियों, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं आयन मंडल दोस्तों, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। अब आ जाते हैं आयन मंडल साथियों। दोस्तों आयन मंडल को हम क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। और इसी में दोस्तों रेडियो तरंगों की परावर्तित होती है। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे साथियों, आयन मंडल जो होता है दोस्तों 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला होता है, यानी 80 किलोमीटर तक तो हमारा होता है मध्यमंडल, 80 के बाद वाला जो किलोमीटर बचा, यानी कि नीचे से 640 किलोमीटर तक, या फिर कह लीजिए 80 के बाद वाला 640 किलोमीटर तक, 80 के बाद वाला यानी कि 640 में से 80 माइनस कर दोगे तो इसके ऊपर जितना किलोमीटर बचेगा माइनस करने के बाद साथियों, उतने में आयन मंडल पाया जाता है, याद रखना। या फिर यह याद कर लो, नीचे से 640 किलोमीटर ये हमारा आयन मंडल का जोन है, यानी कि 80 के बाद वाला जो क्षेत्र आएगा, 80 तक तो हमारा मध्यमंडल है, 80 के बाद जो आएगा साथियों हमारा 640 तक पूरा का पूरा हमारा आयन मंडल है साथियों। आयन मंडल में रेडियो तरंगों की परावर्तित होती है। इसका एक कारण समझिए दोस्तों, ये आयन मंडल जितने भी रेडियो तरंगे होती हैं, आपको पता है बहुत सारे रेडियो तरंगे होती हैं जो हमको हानि पहुंचाती हैं, और बहुत सारे रेडियो तरंगे होती हैं जो हमें फायदा होता है, जैसे कि हमारे रेडियोज के लिए हमारे दोस्तों जो दृश्य किरण होती है, जो अवरक्त किरणें होती हैं, जैसे कि हम इंडक्शन चूल्हा वगैरह चलाते हैं, ये सब रेडियो तरंगे ही तो हैं। और जो हमारा दृश्य तरंगे है साथियों, इससे देखने के रिमोट में काम आती हैं ये सब सारी चीज़ें। तो बहुत सारे रेडियो तरंगे हैं जो बहुत काम आते हैं हमारे, और जो हैं बहुत सारे वो नुकसान भी देह हैं, और इन्हीं नुकसानदेह रेडियो तरंगों को साथियों ये परावर्तित कर देता है, ठीक है, यह परावर्तित करने का काम करता है। और दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जितने नेचुरल सैटेलाइट, कृत्रिम मतलब कि आदमी द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है दोस्तों, इसको इसी में सेटल कर दिया जाता है। जितने सैटेलाइट्स हैं जो आदमी मैनमेड हैं, जो हम लोग बनाते हैं साथियों, यह आयन मंडल में लाकर उसको सेट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद पृथ्वी के ध्रुव के हिसाब से ये घूमना स्टार्ट करती हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम उसे सेट करेंगे। बस इससे इतना ही जानना है हमको। आयन मंडल सिर्फ जितने भी आपके रेडियो तरंगे होती हैं उसे परावर्तित करने का काम करती है साथियों, बस ना। चलिए, इसमें जो हमारा पूछा गया है प्रश्न एक आपके एग्जाम में, कि बताइए ऐसा कौन सा लेयर है वायुमंडल में कि जिसमें जो प्राकृतिक सैटेलाइट्स होते हैं उसको लाकर सेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है एक तरह से, तो बताएंगे आयनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल साथियों। अब आते हैं बहिर्मंडल दोस्तों। बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। दोस्तों 640 किलोमीटर के बाद वाला 10,000 किलोमीटर तक, 640 के बाद 10,000 किलोमीटर साथियों, जितने भी बड़े से बड़ा जितना क्षेत्र है पूरा 10,000 किलोमीटर तक, वो पूरा वायुमंडल कहलाता है, जिसे हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। वायुमंडल में ही साथियों हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हमारा सूरज जो है साथियों, सन हमने कल बताया था हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बना है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, और यह प्रक्रिया चलता रहता है। इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से ही हमारे सन की एनर्जी बनती है। तो ये पूरा का पूरा क्रियाकलाप हमारा सन के एनर्जी के कारण ही होता है साथियों, है ना। याद रखेंगे, सन में हाइड्रोजन हमारा कितना होता है साथियों, हमने कल बताया था, और 25 या 26 के आसपास में हमारा हीलियम होता है।